बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में रेड हाँ के 5-6 हिस्से के साथ। गुड, तो फिर हमें फ़ौरन उस तरफ चलना चाहिए। तनवीर ने कहा। हाँ आओ, सफदर ने कहा और वो तीनों ईस्ट जोन की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक सफदर के हाथ में मौजूद मशीन की स्क्रीन पर छोटे छोटे से सुह निशान का स्पार्क करने लगे। उन स्पार्क को देखकर सफदर रुक गया। तनवीर और कैप्टन शील फ़ौरन उसके करीब आ गए। ये क्या है? तनवीर ने पूछा। गोताखोर, सफदर ने कहा। गोताखोर? तनवीर ने चौंक कर कहा और फिर ऊपर देखने लगे। कोस्ट गार्ड ने शायद हमें देख लिया। खाली मोटर बोट देखकर उन्होंने गोताखोर उतार दिए। अब हमें पहले उनसे निपटना होगा, सफदर ने कहा। इनकी तादाद कितनी है? कैप्टन शील ने पूछा। 20, सफदर ने कहा। वो किस तरफ से आ रहे हैं? तनवीर ने पूछा। जिस तरफ से हम आए हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तनवीर, तुम्हारे पास मेगाट्रोम बम है, तुम उन्हें लेकर एटमी आबदोस की तरफ चले जाओ। तुम्हारी रेस्ट वॉच पर एक ओटी के सिग्नल्स मौजूद हैं। उन सिग्नल्स की वजह से एटमी आबदोस से तुम्हें मार्क नहीं किया जा सकता। तुम बस उस आबदोस में जाकर लगा दो। जब तक हम इन गोताखोरों को संभालते हैं, तब सफदर ने तनवीर को समझाते हुए कहा। क्या तुम उन सबको संभाल लोगे? तनवीर ने पूछा। हाँ, बेफिक्र रहो, सफदर ने कहा। ठीक है, मैं जाकर सर टमोथी की हलाकत का इंतजाम करता हूँ, तनवीर ने कहा और फिर वो तेजी से पलटा और उसने सफदर के बताए हुए रास्ते की तरफ तैरना शुरू कर दिया। उसके जाते ही कैप्टन शील और सफदर ने जेरे आब इस्तेमाल आने वाला असलहा संभाल लिया। सफदर की नजरें मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां रेड स्पॉट वाजे होते जा रहे थे। उसके जाते ही कैप्टन शील और सफदर ने जेरे आब असलहा इस्तेमाल करने का फैसला किया। सफदर की नजरें मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां रेड स्पॉट वाजे होते जा रहे थे। फिर अचानक उन्होंने एक तरफ से 20 गोताखोरों को अपनी तरफ आते देखा। उनके हाथों में भी जेरे आब चलने वाला खुदकार असलहा था। वो तेजी से तैरते हुए उनकी जानिब बढ़ते चले आ रहे थे। फिर जैसे उन गोताखोरों ने उन दोनों को देख लिया, दूसरे लम्हे सफदर और कैप्टन शील ने उन गोताखोरों के असलहे से लकीर से निकलती देखी। सफेद लकीरें तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। सफदर और कैप्टन शील तेजी से घूमे और उन्होंने लकीरें बनाकर अपनी तरफ आती हुई गोलियों से बचने के लिए दाएं बाएं तैरना शुरू कर दिया। हमें इन पर जवाबी हमला करने की बजाय उन्हें उलझाना है, कैप्टन शील ने सफदर से कहा। तो सफदर ने अस्पात में सर हिला दिया। वो दोनों तेजी से हटे और उन्होंने गोताखोरों की मुखालिफ सिंध में तैरना शुरू कर दिया। ये देखकर गोताखोर उन पर मुसलसल फायरिंग करने लगे। वो नहायत तेजी से उनके पीछे आ रहे थे। सामने एक चट्टान है, इस चट्टान की तरफ चलो, सफदर ने एक बड़ी सी चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो कैप्टन शील ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेजी से उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। उसी लम्हे गोताखोरों ने उनकी तरफ एक फायर किया। मिसाइल, सफदर ने पलट कर मिसाइल को देखते हुए कहा। कैप्टन शील ने भी मिसाइल को देखा और वो दोनों तेजी से दाएं बाएं हो गए। एक छोटा मगर इंतहाई ताकतवर वाटर मिसाइल उनके दरमियान से निकलता चला गया और फिर वो सीधा उस चट्टान से जा टकराया जिसके दोनों तरफ वो बढ़ रहे थे। दूसरे लम्हे पानी में आग का अलाव रोशन हुआ और उन दोनों ने इस चट्टान को रेजा रेजा होकर वहां आते देखा। पानी में शदीद हलचल सी पैदा हुई। उन दोनों को जोर से झटके लगे और वो पानी में पैदा होने वाली लहरों के साथ घूमते चले गए। उनके पीछे आने वाले गोताखोरों का भी यही हाल हुआ। उन्होंने बुरी तरह से उठाते पलटाते हुए पीछे फेंक दिया। इससे पहले कि वो संभलते, कैप्टन शील और सफदर ने उनको संभाला और तेजी से गहराई की तरफ तैरते चले गए। उनकी तरफ एक बड़ा सा होल था। वो तेजी से उस होल की तरफ बढ़े। फिर वो उस होल में घुस गए। होल खासा चौड़ा और तवील था। वो दोनों तेजी से नीचे जा रहे थे। आगे खासा अंधेरा था। उन्होंने फौरन हेलमेटों में लगी हुई वाटर चार्जेस ऑन कर ली। तेज रोशनी उन्हें अंदर ही अंदर जाता हुआ होल साफ दिखाई दे रहा था। वो जैसे नीचे उतरते जा रहे थे, उन पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था। बस अगर हम इससे ज्यादा नीचे गए तो हमारे जिस्म पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सफदर ने कहा। तो कैप्टन शील ने अस्बात में सर हिला दिया। हमारे पास दाएं बाएं दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर दुश्मनों ने इस सुरंग में मिसाइल फायर कर दिए तो इन मिसाइलों से हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, कैप्टन शील ने कहा। टार्च ऑफ कर दो। दुश्मनों ने हमें इस होल में उतरते नहीं देखा होगा। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो अब हम पर कई मिसाइल बरसा चुके होते, सफदर ने अपनी टार्च ऑफ करते हुए कहा। तो कैप्टन शील ने सर हिलाकर अपनी टार्च ऑफ कर दी। वो सर उठाए ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें होल का दहाना दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन्होंने होल में एक शोले को देखा जो तेजी से नीचे आ रहा था। शायद गोताखोरों ने इस होल में मिसाइल फायर कर दिया था। इस मिसाइल से निकलने वाली सुरह रोशनी में होल उन्हें वाज़ेह दिखाई देने लगा। इस तरफ एक और होल है, आओ, इससे पहले कि मिसाइल ब्लास्ट हो हम इस होल में घुस जाते हैं, कैप्टन शील ने कहा। तो सफदर ने अस्बात में सर हिला दिया। वो दोनों नीचे दाएं तरफ नजर आने वाले एक और होल की तरफ बढ़े और फिर उसमें दाखिल हो गए। ये होल पहले से कम चौड़ा और नीचे जाने की बजाय अमूदी अंदाज में ऊपर उठ रहा था। वो अभी होल में दाखिल हुए ही थे कि उन्हें जोरदार झटके लगे। पानी का तेज रेला आया और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो पानी में कलाबाजी खाते हुए ऊपर ही ऊपर उठते जा रहे हों। सदीकी, चौहान, हावर, नोमानी और रेडिगल की जिम्मेदारी सर डोगान और सर गोलेस्टर को हलाक करने की थी। एक टारगेट को हिट करने की जिम्मेदारी सदीकी और चौहान ने ले ली, जबकि दूसरे टारगेट को फिनिश करने के लिए हावर, नोमानी और रेड ईगल रवाना हो गए। सदीकी और चौहान ने सर डोगान को हलाक करना था, जो कि एक लग्जरी फ्लैट में रूपोश था। सर गोलेस्टर के बारे में उन्हें
इमरान ने बताया कि वो अपने आबाई गांव में है। इस गांव का नाम एगान था। एगान सर गोल्स्टर का आबाई गांव था। वो वहां किसी हवेली में मौजूद था और उसकी हवेली के गिर्द इसराइली फोर्स फैली हुई थी। ना सिर्फ सरगोस्टर की हिफाजत कर रही थी बल्कि एगान गांव की हिफाजत पर भी मामूर थी। खालिद बिन यूसुफ ने उन्हें तफसील बताते हुए कहा कि एगान गांव के गिर्द मुसल्लह फोर्स मौजूद है जिन्होंने हर आने जाने वाले रास्ते की पिकेटिंग कर रखी है। उनकी नज़रों में आए बगैर एगान गांव में एक परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता। सिद्दीकी और चौहान ने एक टैक्सी हायर की और कमर्शियल प्लाजा की तरफ चल पड़े। टैक्सी ने चंद ही लम्हों में उन दोनों को क्वीन रोड पर पहुंचा दिया। क्वीन रोड पर व्हाइट स्टार कमर्शियल प्लाजा बेहद बड़ा था। वहां कारोबारी मराकज के साथ साथ ऊपर फ्लोर्स पर लग्जरी फ्लैट थे। उन्होंने टैक्सी इस प्लाजा की से कुछ फासले पर रुकवा ली और पैदल ही प्लाजा की तरफ बढ़े जा रहे थे। इमरान और खालिद बिन यूसुफ ने उन्हें व्हाइट प्लाजा के 6th फ्लोर पर एक फ्लैट में जाने के लिए कहा। फ्लोर के उस फ्लैट में मिसिज अल्बर्ट थी और खालिद बिन यूसुफ की इतलाआत के मुताबिक सरडोगान का फ्लैट मिसिज कैथी के फ्लैट के एन ऊपर था। उन्हें मिसिज अल्बर्ट के पास जाना था और उसके जरिए सरडोगान तक रसाई हासिल करना थी। चूँकि कमर्शियल प्लाजा के गिर्द और सरडोगान के फ्लैट की हिफाजत के लिए वहाँ बाकायदा मुसल्लह फोर्स मौजूद थी और वहाँ हर तरफ कैमरे लगे थे, इसलिए वो अपने साथ असलहा नहीं लाए थे। इमरान और खालिद बिन यूसुफ ने उनसे कहा कि उन्हें असलहा और हर किस्म का सामान मिसिज अल्बर्ट दे देंगी। इसके लिए मिसिज अल्बर्ट को उनके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। व्हाइट प्लाजा की बुलंदोबारा इमारत में दाखिल होकर वो दोनों एक लिफ्ट में सवार हुए और 6th फ्लोर पर आ गए। चंद मुसल्लह अफराद ने उन्हें रोका, उनकी तलाशी ली और उनसे मामूली सवालात करने के बाद उन्हें अजहद मिसिज अल्बर्ट के पास फ्लैट में पहुंचा दिया गया। मिसिज अल्बर्ट ने उन दोनों को अपने भांजों के तौर पर पहचाना। मिसिज अल्बर्ट हासी उम्र रसीदा खातून थी। वो उन दोनों को फ्लैट के अंदर ले गई। उन्हें सिटिंग रूम में बिठाकर उसने उन दोनों के लिए काफ़ी बनाई और उनके पास आकर बैठ गई। सरडोगान ऊपर वाले फ्लैट में मौजूद हैं। उनके फ्लैट में हर तरफ कैमरे और खुफिया अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं। उनके फ्लैट में जो भी दाखिल होता है उसके बारे में खुफिया फोर्स वालों को फ़ौरन इल्म हो जाता है। वैसे भी सरडोगान ने खुद को फ्लैट में बंद कर रखा है, वरना वो फ्लैट से बाहर आता है, ना ही वो किसी को फ्लैट के अंदर आने देता है। वो सिवाय प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के किसी कॉल भी रिसीव नहीं करता। मिसिज अल्बर्ट ने उन्हें सरडोगान के बारे में बताते हुए कहा, क्या सरडोगान फ्लैट में अकेला है? सिद्दीकी ने पूछा। हाँ, वो अकेला है। मिसिज अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। क्या आपने भी सरडोगान पर नज़र रखने का कोई इंतजाम कर रखा है? चौहान ने गौर से मिसिज अल्बर्ट को देखते हुए कहा। हाँ, सरडोगान के कमरे में जो कैमरे नस्ब हैं, मैंने उन कैमरों के सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए खास आला लगा रखा है, जिसकी मदद से मैं उसकी हरकत और सकनात का आसानी से जायज़ा ले सकती हूँ। मिसिज अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। गुड, हम भी सरडोगान को देखना चाहते हैं मिसिज अल्बर्ट, सिद्दीकी ने कहा। तो मिसिज अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाते हुए सामने पड़ी हुई मेज से एक रिमोट कंट्रोल उठाया और उसका रुख शुमाली दीवार की तरफ करके उसका एक बटन प्रेस कर दिया। इस दीवार पर एक बड़ी सी ड्रामा टीवी स्क्रीन लगी थी। जैसे ही मिसिज अल्बर्ट ने रिमोट ऑन किया, स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर नीला रंग सा फैल गया। मिसिज अल्बर्ट रिमोट की मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगी। फिर अचानक स्क्रीन पर झमाका सा हुआ और स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर नजर आने लगा। हर तरफ की आराइश से भरा था। सामने एक सोफे पर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा था जो टांग पर टांग रखे अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मिसिज अल्बर्ट रिमोट के बटन प्रेस करती रही जिससे उस शख्स का चेहरा क्लोज हो गया था। तो ये है सरडोगान, सिद्दीकी ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मिसिज अल्बर्ट ने कहा। इस फ्लैट में कितने कैमरे नस्ब हैं? चौहान ने मिस्टर अल्बर्ट से मुखातिब होकर कहा। 8 कैमरे जो उसके पूरे फ्लैट को कवर करते हैं, मिसिज अल्बर्ट ने जवाब देते हुए कहा। गुड, क्या आप उन तमाम कैमरों के सिग्नल्स चेक कर सकती हैं? चौहान ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, मिसिज अल्बर्ट ने कहा। वेरी गुड, हम सरडोगान के फ्लैट का एक एक हिस्सा देखना चाहते हैं ताकि जब हम उसके फ्लैट में दाखिल हों तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो, सिद्दीकी ने कहा। तो मिसिज अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाते हुए उन्हें स्क्रीन पर सरडोगान के फ्लैट के मुख्तलिफ हिस्से दिखाना शुरू कर दिए। सरडोगान के कमरे में दाखिल होने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जहां मुसल्लह फोर्स है। तुम इस फोर्स की नज़रों से बचकर उसके फ्लैट में कैसे जाओगे? मिसिज अल्बर्ट ने कहा। यह हमारा काम है मिसिज अल्बर्ट, आप बस हमें हमारा सामान ला दें, फिर देखें हम क्या करते हैं, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसिज अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। आए, मैं आपके साथ चलता हूँ, चौहान ने कहा। तो मिसिज अल्बर्ट ने इस बात में सर हिला दिया। वो चौहान के साथ कमरे से निकल गई। उनके जाने के बाद सिद्दीकी ने रिमोट कंट्रोल उठाया और एक बार फिर स्क्रीन पर सरडोगान के फ्लैट को देखने लगा। कुछ ही देर में चौहान मिस्टर अल्बर्ट के साथ वापस आ गया। चौहान के पास एक बड़ा सा थैला था। उसे थैला लाकर मेज पर रखा और उसे खोलने लगा। तुम दोनों का प्रोग्राम क्या है? मिसिज अल्बर्ट ने उन दोनों की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हम छत को काट कर सरडोगान के फ्लैट में जाएंगे और फिर वहाँ से उन्हें हलाक करके इस रास्ते से यहाँ आ जाएंगे। ये काम हम इस खामोशी से करेंगे कि किसी को कानो कान सरडोगान की हलाकत का इल्म भी ना होगा, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ठीक है, मगर सरडोगान के फ्लैट में जो कैमरे नस्ब हैं
उनसे बचने के लिए तुम क्या इंतजाम करोगे? मिसेस अल्बर्ट ने कहा, उसका आसान और सादा सा हल है, आप बस देखती जाएं। चौहान ने कहा तो मिसेस अल्बर्ट सर हिलाकर बैठ गई। सिद्दीकी ने बैग खोलकर उसमें से चंद आलात निकालकर मेज पर रख दिए। आपके पास छत तक जाने वाली कोई सीढ़ी है? सिद्दीकी ने मिसेस अल्बर्ट से पूछा। हाँ है, सास वाले कमरे में पड़ी है, ले आओ, मिसेस अल्बर्ट ने कहा। तो चौहान उठा और सास वाले कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक लंबी सी सीढ़ी ले आया। सरडोगान के वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं, मेरे ख्याल में हमें उसके वॉशरूम में जाने का रास्ता बनाना चाहिए। सिद्दीकी ने चौहान से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, उसका वॉशरूम मिसेस अल्बर्ट के फ्लैट के वॉशरूम के ऊपर ही है। चौहान ने कहा। उसने सीढ़ी उठाई और सामने वॉशरूम में ले गया। वॉशरूम खासा बड़ा था और उस प्लाजा में चूंकि एक जैसे ही लग्जरी फ्लैट थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि सरडोगान के फ्लैट का वॉशरूम भी ऐसा ही होगा। उन्होंने सीढ़ी वॉशरूम की दीवार से लगाई और सिद्दीकी सीढ़ी पर चढ़ गया। चौहान ने उसे एक बड़ा सा रेस कटर दे दिया। इस रेस कटर से कंक्रीट और फौलादी सरियों का काटना आसान था। यहाँ कोई मोटा सा गद्दा लाकर रख दो ताकि मलबा जब नीचे गिरे तो उसकी आवाज़ पैदा ना हो, सिद्दीकी ने चौहान से कहा। तो चौहान सर हिलाकर बाहर निकल आया। फिर वो एक बड़ा और मोटा सा गद्दा लेकर अंदर आया और उसने उसे फर्श पर फैला दिया। सिद्दीकी ने रेस कटर ऑन किया। कटर के सिरे से सुरख रंग की रेस निकली। सिद्दीकी ने इस रेस को छत पर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही रेस छत पर पड़ी, हल्का हल्का धुआं सा निकला और वहाँ एक बारीक सा नुक्ता सा बनता चला गया। मिसेस अल्बर्ट से कहो कि वो सरडोगान पर नजर रखें, ऐसा ना हो वो वॉशरूम में आ जाए और हमारा सारा खेल बिगड़ जाए। सिद्दीकी ने चौहान से मुखातिब होकर कहा, तुम बेफिक्र रहो, स्क्रीन ऑन है और सरडोगान मेरी नजरों में है। दरवाजे पर खड़ी मिसेस अल्बर्ट ने कहा, जो उनकी कारकर्दगी देख रही थी। गुड, सिद्दीकी ने कहा। उसका हाथ हरकत में आया और छत पर एक स्याह लकीर से खींचती चली गई। सिद्दीकी रेस को नीम दायरे की सूरत में छत पर डाल रहा था। वो शायद छत में गोल सुराख बनाना चाहता था। उसका हाथ घूमता रहा और फिर रेस पहले नुक्ते के करीब आ गई। पीछे हट जाओ, ये टुकड़ा नीचे गिरने वाला है, सिद्दीकी ने कहा। तो चौहान ने सर हिलाकर पीछे हट गया। सिद्दीकी ने हाथ मिलाया और रेस पहले नुक्ते से मिल गई, मगर छत का गोल टुकड़ा नीचे ना गिरा। ये क्या, ये टुकड़ा छत से अलग क्यों नहीं हुआ? रेस ने ऊपर से उसको काटा है, इस टुकड़े को तो फौरन टूटकर नीचे गिरना चाहिए था, सिद्दीकी ने हैरान होते हुए कहा। शायद छत के ऊपर की सतह पर एपान केमिकल लगा दिया गया है। एपान की वजह से ये टुकड़ा चिपका हुआ है। एपान को किसी भी रेस से नहीं काटा जा सकता, चौहान ने कहा। और फिर अब क्या किया जाए? सिद्दीकी ने परेशान होते हुए कहा। अब जब तक ऊपर से जाकर इस टुकड़े पर पाँव नहीं मारा जाएगा, ये टुकड़ा नीचे नहीं गिर सकता, चौहान ने होंठ बींचते हुए कहा। और फिर? सिद्दीकी ने कहा। सरडोगान वॉशरूम की तरफ आ रहा है, मिसेस अल्बर्ट ने अचानक उनसे मुखातिब होकर कहा। तो वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। ओह, सरडोगान को छत की सतह पर स्याह गोल नुक्ता नजर आ गया तो वो चौकन्ना हो जाएगा, चौहान ने परेशानी के आलम में कहा। सिद्दीकी तेजी से सीढ़ी से उतर आया। फिर वो दोनों तेजी से वॉशरूम से निकले और उनकी नजरें स्क्रीन पर जम गई, जहां सरडोगान वाकई वॉशरूम का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमा रहा था। क्या तुम मेगान गांव में दाखिल होने का कोई खुफिया रास्ता जानते हो? हावर ने अब्बू कासिम से मुखातिब होकर कहा। वो सब बेगान गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ाफाती इलाके में मौजूद थे। इस तरफ चूंकि खेतों का तवील सिलसिला फैला हुआ था, इसलिए उन्होंने कार को खेतों में ही छुपा दिया और पैदल ही एगान गांव की तरफ बढ़ने लगे। तुमने पहले कभी इस गांव को देखा है? नुमानी ने उससे पूछा। हाँ, सारा गांव मेरा देखा हुआ है। क्यों? अब्बू कासिम ने कहा। फिर तो तुम्हें उस हवेली का भी इल्म होगा जिसमें सरगोस्टर का कयाम है, हावर ने कहा। गांव में एक ही हवेली है जो कई किनारों पर मुहित है और वो गांव के वस्त में है। हमें वहां तक जाने के लिए लामहला फोर्स की नज़रों से गुजरना होगा, अब्बू कासिम ने कहा। अगर हम फोर्स की नज़रों में आ गए तो क्या वो हमें जिंदा जाने देंगे? हावर ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, हमें हर हाल में उन्हें रास्ते से हटाना होगा। उनका मुकाबला कई किए बगैर हम आगे नहीं जा सकेंगे, अब्बू कासिम ने कहा। रेडहा की फोर्स कोई मामूली फोर्स नहीं। अगर उनका हमारा सामना हुआ तो हमारे और उनके दरमियान ठन जाएगी। उनका मुकाबला करना हमारे लिए इस कदर आसान साबित नहीं होगा, नोमानी ने कहा। हमारे पास मिसाइल गन्ने मौजूद हैं, क्यों ना हम गांव के करीब जाकर वहां हर तरफ मिसाइलों की बारिश कर दें। हमारा एक मिसाइल भी उस हवेली में पड़ गया तो सर गोस्टर के उसकी हवेली के सारे टुकड़े उड़ जाएंगे, अब्बू कासिम ने कहा। इसके साथ और भी बेशुमार लोग मारे जाएंगे। हम बेगुनाह अफराद को हलाक करने के हक में नहीं हैं, हावर ने सर झटक कर कहा। यहूदी और बेगुनाह? ये यहूदियों का गांव है मिस्टर हावर, ऐसे यहूदियों का गांव जो मुसलमानों, खास तौर पर फ़लस्तीनियों से बेपनाह नफरत करते हैं, अब्बू कासिम ने कहा। नहीं अब्बू कासिम, गांव में औरतें और बच्चे भी होंगे। अगर हमने उनके गांव को तबाह करने की कोशिश की तो उनमें और हम में क्या फ़र्क बाकी रह जाएगा? हमारा टारगेट सरगोस्टर है, हमें सिर्फ उसको हलाक करने का टास्क दिया गया है और हम उस पर अमल करेंगे। हाँ, अगर हमारे रास्ते में कोई फोर्स आई
तो हम उसका मुकाबला करेंगे और उसकी लाशों का पुल बनाते हुए सरगोस्टर तक पहुंच जाएंगे। नुमानी ने कहा तो अब्बू कासिम ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। जैसे आपकी मर्जी, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। खेतों के दरमियान छोटी छोटी पगडंडियां बनी हुई थी। खेतों में औरतें और किसान काम कर रहे थे। वो तीनों उनकी नज़रों से छुपे रहने के लिए झुके झुके अंदाज में फसलों में से गुजर रहे थे कि उनमें कोई रेड हार्ट ग्रुप का मुखबिर ना हो और उनकी इत्तला एगान गांव में मौजूद फोर्स को मिल जाए। तवील चक्कर काट कर वो उस गांव से निकल आए। आगे दूसरा गांव था जिससे गिर्द बाकायदा कांटों वाली बाड़ लगी हुई थी और उस बाड़ के गिर्द नीली वर्दियों में मलबूस बेशुमार अफराद घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। ओह, उन्होंने तो गांव के चारों तरफ बाड़ लगा रखी है और यहाँ हर तरफ मुसल्ले अफराद भी मौजूद हैं। अब्बू कासिम ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है सरगोस्टर की हिफाजत के लिए वो ऐसा सख्त इंतजाम ना करते? सरगोस्टर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का अहम रुकन है और ब्लैक डी की एग्जेक्टिव बॉडी का नंबर 2। उसकी हिफाजत के लिए अगर यहाँ इसराइल की सारी फौज भी फैला दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी, हावर ने कहा। उन्होंने गांव के गिर्द इस तरह से हदबंदी कर रखी है जैसे वहां गांव ना हो, कोई बेस कैंप हो। नुमानी ने कहा, लगता तो ऐसा है, हावर ने कहा। मुसल्ले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम वाकई उनकी नज़रों में आए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अब्बू कासिम ने होंठ चबाते हुए कहा, हम इस गांव के मुखालिफ सिम से इस गांव में दाखिल हो सकते हैं, मगर वहां से उन सबको हटाना होगा। हावर ने कहा, हटाना होगा? वो कैसे? अब्बू कासिम ने चौंक कर कहा, इसका एक आसान हल है मेरे पास। हावर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या? अब्बू कासिम के साथ साथ नुमानी भी चौंक पड़ा। हम यहाँ एक रिमोट कंट्रोल बम लगा लेते हैं और इस गांव की दूसरी साइड में चले जाते हैं। जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर दूर नज़दीक मुसल्ले अफराद फौरन उस तरफ भाग पड़ेंगे। फिर जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम गांव में दाखिल हो जाएंगे। हावर ने कहा, ओ मगर गांव में भी हर तरफ मुसल्ले फोर्स मौजूद है, हम उनकी नज़रों से कैसे बचेंगे? नुमानी ने कहा, इसके लिए हमें इस फोर्स के 3 अफराद को काबू करना होगा, उनकी वर्दियाँ हमारे काम आएंगी। हावर ने कहा तो उसकी बात सुनकर नुमानी और अब्बू कासिम की आंखें चमक पड़ी। ये हुई ना बात, अब्बू कासिम ने खुश होते हुए कहा। हावर ने अपने बैग से एक ताकतवर रिमोट कंट्रोल बम निकाला और उसे वहीं जमीन पर छुपा दिया। फिर वो उठे और झुके झुके अंदाज में गांव की दूसरी साइड की तरफ दौड़ते चले गए। एगान गांव के गिर्द वाकई हर तरफ बाढ़ लगी हुई थी और हर जगह तेज रफ्तार गाड़ियां और मुसल्ले अफराद मौजूद थे जिन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर रखा था। खेतों में बड़ी बड़ी फसलों के साथ ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थी जिनकी वजह से उन्हें आगे बढ़ते रहने में मुश्किल न हो रही थी। वो हाथ से फासले पर आ गए। हम काफ़ी फासले पर आ गए हैं, मेरा ख्याल है हमें बम ब्लास्ट करना चाहिए। सामने भी खेत है, अगर ये मुसल्ले अफराद यहाँ से हट गए तो हम बाढ़ से गुजर कर उन खेतों में चले जाएंगे और वहीं रुककर उनकी वापसी का इंतजार करेंगे। नुमानी ने कहा, ठीक है। हावर ने असबात में सर हिलाकर कहा। उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल निकाला और उस पर लगे हुए एक सुरख बटन को प्रेस कर दिया। अचानक माहौल एक कान फाड़ धमाके से गूंज उठा। धमाका इस कदर शदीद था कि एक बार की जमीन लर्ज उठी। बाढ़ की दूसरी तरफ मौजूद मुसल्ले अफराद इस धमाके से उछल पड़े। फिर वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मुसल्ले अफराद बुरी तरह से चीखते हुए उस तरफ भाग उठे जहां धमाका हुआ था। मुसल्ले अफराद को भागते देखकर वो तीनों चंद लम्हे वहीं रुके रहे। फिर वो उठे और तेजी से बाढ़ के करीब आ गए। उन्होंने जदीद कटर निकाले और फिर वो तीनों तेजी से उन कटर से बाढ़ को काटने लगे। बाढ़ काट कर वो अंदर आए और वहां उगी हुई फसलों की तरफ भागते चले गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक फिजा मशीन गनों की तेज और खौफनाक फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठी। इमरान के पास जल्द ही प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनका मिलिट्री सेक्रेटरी पहुंच गया। इमरान ने अपने असिस्टेंट को ह्यूमन राइट्स के चीफ असिस्टेंट के बारे में हिदायत दी और मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल क्रॉस के साथ उनकी मखसूस कार में एम्बेसी से बाहर आ गया। कर्नल क्रॉस तेज रफ्तारी से कार चलाता हुआ उसे प्राइम मिनिस्टर में ले गया। उसने इमरान को ले जाकर मीटिंग रूम में बिठाया और खुद प्राइम मिनिस्टर को इतला देने के लिए बाहर निकल गया। इमरान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद हिफाजती इंतजामात को देख लिया। दरवाजे और राहदारियों से गुजरते हुए खुफिया कैमरों से बाकायदा उसकी तस्वीरें उतारी गईं और जगह जगह सेक्टर लगे थे जो बाकायदा उसका चेक कर रहे थे। उसके वहाँ हर तरफ नीले रंग की रोशनी फैली हुई थी। इमरान इस नीली रोशनी के बारे में भी जानता था। ये ब्लू रेस थी जिसकी मौजूदगी में कंप्यूटराइज मशीनों से न सिर्फ उसके जिस्म की स्कैनिंग की जा सकती थी बल्कि उसके जहन को भी पढ़ा जा सकता था। ब्लू रेस को देखते ही इमरान ने अपने जहन को फर्स्ट सेक्रेटरी रॉबिन्सन के जहन जैसा बना लिया। उसने उन तमाम ख्यालात को अपने जहन से निकाल दिया कि वो यहाँ क्या करने आया है। इमरान को वहाँ बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि कर्नल क्रॉस अंदर आया। उसके साथ एक खुश शक्ल नौजवान था।
उस नौजवान ने नेवी कलर का सूट पहन रखा था। उस नौजवान को देखकर इमरान की आंखों में चमक सी आ गई। वो उस नौजवान को अच्छी तरह से पहचानता था। वो कोई और नहीं, रेड हाक था। वही रेड हाक जिसने उसके लिए और उसके साथियों के लिए इसराइल में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे।